हाय एवरीवन, आज हम लोग वेक्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग बेसिकली डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये है आज का टेबल। पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट देखेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है इसका कि वेक्टर एडिशन हम कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके। फिर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट की मदद से, और फिर 3D का एक केस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एंड रिजल्ट वेक्टर ना होकर स्केलर होता है। तो आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, जो प्रोडक्ट आता है वो स्केलर होता है, ना कि वेक्टर। तो इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर आपको वेक्टर ए डॉट को इससे डॉट से ही शो करते हैं, वेक्टर बी ये निकालना है, तो ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। देखिए इस डायग्राम में ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो थीटा जो एंगल इनके बीच का है वो ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। आप दोनों लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही आएगा। क्योंकि कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो बड़े प्यार से ये वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन बन जाती है। इसको आप कभी भी आप कोई भी एंगल लेंगे फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली ऑन अ प्रैक्टिस हम छोटा वाला एंगल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आप देखो इसमें इस डेफिनेशन में एक टर्म ये है, राइट। ये वाला आपका स्केलर है, ये भी स्केलर है क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हो आप, और ये तो स्केलर है ही, एक नंबर है, राइट। तो ये पूरा प्रोडक्ट जो होता है ये स्केलर होता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब थोड़ा सा इसमें केसेस देख लेते हैं कि सपोज़ करिए जब इनके बीच का एंगल ज़ीरो है, तो ज़ीरो है तो दो केस बनेंगे। या तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि वेक्टर ए आपका ये रेड कलर से शो है और वेक्टर बी आपका ब्लू कलर से शो है। तो इनके बीच का एंगल ज़ीरो होगा, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। पर इस केस में इनको कोलिनियर वेक्टर्स भी कहा जाता है। कोलिनियर मतलब एक लाइन में। क्यों? क्योंकि वेक्टर आप ट्रांसलेट करके इसके लाइन में रख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ट्रांसलेट करने से चेंज नहीं होता, आपने पहले के लेक्चर्स में देखा है। तो अगर मैं ए को ट्रांसलेट करके बी के आगे लगा दूं या बी को ट्रांसलेट करके ए के आगे लगा दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा और इनके बीच का एंगल ज़ीरो हो जाएगा। तो जब भी थीटा की वैल्यू ज़ीरो होती है तो फ़र्क नहीं पड़ता पैरेलल हैं या एक लाइन में है, उनको कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर, ये वाला केस और ये वाला केस दोनों, ठीक है, ये दोनों कोलिनियर केस होंगे। तो थीटा की ज़ीरो मैं अगर इस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करूं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ ज़ीरो। कॉस ऑफ ज़ीरो कितना होता है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, सिर्फ इतना हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस लेंगे 180 डिग्री, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। कुछ इस देखिए इस डायग्राम में वेक्टर ए आपका कुछ आगे की तरफ दिख रहा है, वेक्टर बी आपका पीछे की तरफ। इनके बीच का एंगल इस केस में 180 डिग्री होगा। तो इस केस में आप निकालने के लिए वेक्टर ए में थीटा की वैल्यू आप 180 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 कितना होता है? -1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। इसको यहाँ पे लिखिए, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो, तीनों हो सकता है।
यहाँ देखो जब 180 डिग्री का केस हो रहा है तो माइनस लगा हुआ है और ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड है, तो ओवरऑल डॉट प्रोडक्ट इस केस में नेगेटिव आएगा। तीसरा केस बनता है कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, कुछ ऐसा जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि दिस इज वेक्टर ए और इसके परपेंडिकुलर आपका वेक्टर बी है। अगेन सेम फार्मूला में आप पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ 90। कॉस ऑफ 90 आपको पता है 0 होता है, तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ये एक स्टैंडर्ड रूल है, जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये लिख लीजिए, इफ डॉट प्रोडक्ट इज 0 देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इनके गवर्निंग रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले आई जे के हमने कैसे डिफाइन किया था। आई जे के आपको पता है, आई क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। जे कैप क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई एक्सिस। और के कैप क्या था, यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस जी एक्सिस। ठीक है, ये हमको पता है कि आई जे और के यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड। तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कुछ ऐसे डिफाइन है कि जब आई को आई से ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये कुछ नहीं बल्कि मॉड ऑफ 1i, और जब खुद ही से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एंगल ऑब्वियसली क्या होगा, 0, कॉस ऑफ 0। अब आप देखो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, ये हो जाएगा 1.1, तो ये हो जाएगा ओवरऑल इसकी वैल्यू 1। ठीक है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होगा, 1, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। सिमिलरली जे डॉट डे भी क्या आएगा, 1j कॉस ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 1। तो यूनिट वेक्टर्स को जब आपस में ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सिर्फ आई जे के केस में नहीं, कोई भी यूनिट वेक्टर को आपस में ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आप कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली 1k डॉट के भी आपका सेम लॉजिक से 1। ठीक है, अब देखते हैं कि i का j से डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। कुछ इस तरह से आप इस डायग्राम में देखिए, i ऐसे होता है, j हमेशा वाई एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर i ऐसे है तो j आप इसके परपेंडिकुलर शो करेंगे, एंगल बीच का हो जाएगा 90 डिग्री। तो 1i डॉट 1j कितना हो जाएगा, 1i 1j कॉस ऑफ 90। कॉस ऑफ 90 कितना होता है, 0, तो ये हो जाएगा 0, ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। आई डॉट के कितना होगा, 1i 1k कॉस ऑफ, एंगल कितना होगा बताइए आई और के बीच में, अगेन 90 डिग्री ही होगा। देखो के आपका जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, आई आपका एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, दोनों एक्सिस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी 90 होगा, तो ये भी आपका 0 हो जाता है। सिमिलरली जे और के का, अगेन 1j कैप 1k कैप कॉस ऑफ, जे और के बीच का एंगल भी सेम लॉजिक से 90 डिग्री आएगा क्योंकि दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, और ये भी प्रोडक्ट 0 आता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमने देखी कि जब यूनिट वेक्टर का उसी से प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1 आता है, और किसी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर से जैसे कि i का j से या i का k से या j का k से करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि वेक्टर्स का सॉरी i डॉट आई आपका 1 आ रहा है, राइट। अब यहाँ पर हमने i डॉट j निकाला है, ये आया करेक्ट। अब j डॉट आई भी हमको निकालना होगा, तो
1j.1i, ये भी इक्वल टू 1i.1j ही होगा और ये भी 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। शायद हम लोग ये भूल गए हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जब आप वेक्टर, कलर चेंज कर देता हूँ, b.a निकालोगे तो क्या आएगा? मॉड b मॉड a कॉस ऑफ, एंगल तो वही रहेगा दोनों के बीच का। अगेन ये टर्म किसके बराबर है? मॉड a मॉड b कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? a डॉट b, b डॉट a का वैल्यू होता है a डॉट b, इसका मतलब है कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, जो कि हमने एडिशन में देखा था कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट में भी कॉम्यूटेट करता है ये, कि मतलब b डॉट a इज इक्वल टू a डॉट b। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है। इसी फॉर्मूले का यहाँ यूज़ कर लीजिए, i डॉट j निकालो या j डॉट i निकालो, बात बराबर है। सिमिलरली, आई बेग योर पार्डन, ये गलत मैंने लिखा है, ये j डॉट j का डॉट प्रोडक्ट है, इसको नीचे लिखना है। देखिए यहाँ पर i डॉट j निकाला है, तो ये क्या भी इक्वल होगा? इज इक्वल टू 1j डॉट 1i होगा। सिमिलरली i डॉट k की वैल्यू क्या होगी? 1k डॉट 1i, एंड j डॉट k की वैल्यू क्या होगी? 1k डॉट 1j। अच्छा, आपको बहुत जगह आगे 1 नहीं भी दिखेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, राइट। i डॉट k लिखने का मतलब यही होता है कि 1i डॉट 1k, ठीक है। या j डॉट k अगर लिखा हो, इसका यही मतलब है 1j डॉट 1k, ठीक है। 1 नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है वो, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये चीज़ एक बार आप फिर से देख लीजिए, एक बार इसको ध्यान में रहना चाहिए कि जो भी यूनिट वेक्टर्स हैं उनका खुद से डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, और दूसरे यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर हैं इससे 0 आता है। सेकेंडली, ये कॉम्यूट करता है, i डॉट j निकालिए या j डॉट i निकालिए, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके गवर्निंग रूल्स थे। अब इसको हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। हमने दो वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर a कुछ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपने कि xi प्लस वाई जे प्लस जेड के दिया है, और वेक्टर b कुछ ऐसे दिया है ai प्लस बी जे प्लस सी के। तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालने आना चाहिए। कैसे निकालें इनका डॉट प्रोडक्ट? तो देखिए सिंपल सा रूल है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, पहले तो आप जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट लगाएंगे अब बीच में, ai प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, अब टर्म वाइज आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, xi डॉट ai प्लस xi डॉट बी जे प्लस xi डॉट सी के प्लस, अब y इस वाले टर्म से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, वाई जे डॉट ai प्लस वाई जे डॉट बी जे ध्यान से लिखिए बिल्कुल ये टर्म, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है इसमें, और बहुत आराम से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, अब आप इसमें से जो स्केलर नंबर्स हैं वो बाहर निकाल लेंगे। जैसे xi डॉट ai है, तो x और a स्केलर हैं, तो ये बाहर आ जाएगा, एक्स ए, और ब्रैकेट में आ जाएगा i डॉट आई, प्लस इसमें देखिए x और b स्केलर है, ब्रैकेट में आ जाएगा i डॉट जे, प्लस थर्ड वाले टर्म में एक्स सी स्केलर है, i डॉट के आ जाएगा, प्लस इस टर्म में वाई ए है, तो आप ये सारे का लिख लीजिए ऐसे,
प्लस इसमें आ जाएगा वाई बी जे डॉट जे प्लस वाई सी जे डॉट के प्लस जेड ए के डॉट आई प्लस जेड बी के डॉट जे प्लस जेड सी के डॉट के, राइट। अब आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है, पिछले स्लाइड में देखा आपने। आई डॉट जे कितना होगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली आई डॉट के कितना होगा, 0। वाई ए जेड डॉट आई क्या होगा, 0। जे डॉट जे 1 हो जाएगा। ये वाला टर्म जे डॉट के, ये सब परपेंडिकुलर है, 0 हो जाएगा। के डॉट आई 0, के डॉट जे 0। 3 टर्म्स बचेंगे आपके, देखिए। एक्स ए आई डॉट आई कितना हो गया, 1 प्लस वाई बी जे डॉट जे 1 प्लस जेड सी के डॉट के 1। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इतना सा रिजल्ट बचता है। और अगर वेक्टर ए वेक्टर बी को ध्यान से देखो आप, तो फाइनली आपने क्या किया, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई किया है, प्लस बी और वाई मल्टीप्लाई हुए हैं, बी और वाई क्या है, जे के टर्म्स हैं, प्लस जेड सी दिख रहे हैं आपको। जेड सी क्या है, जेड और सी के टर्म्स हैं। तो हमने क्या करना है, दो वेक्टर्स अगर आई जे के फॉर्म में दिए हैं, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करना है, उसमें जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, और उसमें के को के वाले को के वाले से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। सिंपल तरीका है, ठीक है। तो कोई आपको ऐसे कुछ, दूसरे पेन से लिखता हूँ। सपोज करो एक वेक्टर आपको दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी दिया है 3i प्लस 2j माइनस 2k, और a डॉट बी निकालना है आपने। क्या करोगे आप, सिंपल i को i से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2। अब यहाँ पर ध्यान देना है माइनस का, 4 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 माइनस 8 कितना है ये, 4 आ जाएगा इसका आंसर। बस इतना सा है इसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब कुछ केसेस देखते हैं। ऊपर हमने देखा था 0 डिग्री का केस, 180 डिग्री का केस और 90 डिग्री का केस। तो अब अगर एंगल 90 डिग्री से कम हो, जैसा कि आप कुछ इस डायग्राम में देख सकते हैं, वेक्टर ए ये दिया हुआ है और ये वेक्टर बी दिया हुआ है आपसे कुछ थीटा एंगल पे है जो कि 90 डिग्री से कम है। इस केस में जब ए डॉट बी आप डिफाइन करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, कॉस ऑफ थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0 इफ़ थीटा इज़ लेस दैन 90। अगर 90 डिग्री से कम है तो कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव आता है, और ये वैल्यू आपकी ग्रेटर दैन 0 है ही, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। तो ओवरऑल आपका इस केस में ए डॉट बी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। ये टर्म पॉजिटिव है ही, ये टर्म पॉजिटिव पहले से ही है, और ये टर्म आपका पॉजिटिव होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, जो इस केस में है। तो ओवरऑल ए डॉट बी आपका ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। 3 टर्म ग्रेटर देन 0, तो प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंगल अगर ऑब्ट्यूज होगा तो क्या होगा, तो उल्टा हो जाना चाहिए। ये है आपका ग्रेटर देन 0, ये है आपका ग्रेटर देन 0। इसका देखते हैं, कॉस थीटा जो है वो लेस देन 0 होता है इफ थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ठीक है। थीटा अगर 90 से बड़ा होता है तो कॉस थीटा आपका लेस देन 0 हो जाएगा, तो दिस टर्म इज़ लेस देन 0। तो ओवरऑल प्रोडक्ट आप बताओ, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो ए डॉट बी आपका लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री का केस आप ऑलरेडी देख ही चुके हो कि ए डॉट बी कितना आता है, 0 आता है इस केस में। क्योंकि ये वाला cos 90 की वैल्यू 0 होती है।
अब इसका एक बहुत ही अच्छा सा एप्लीकेशन है फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर्स के लिए। सपोज करिए आपका ये कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर कुछ आपको v से दिखाया हुआ है, करेक्ट। अब इस पे एक फोर्स f का वेक्टर जो कि वेक्टर क्वांटिटी है कुछ ऐसे लग रही है। आपको बताना है कि ये वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ये है कि जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आपको वही बतानी है, राइट। आप इस फोर्स की वजह से और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में भी एक वेलोसिटी टाइम के साथ डेवलप होगी जो आके काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। आपको वो नहीं बतानी है, आपको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है सिर्फ वही बताना है। तो आपको इस डायरेक्शन के अलोंग ही बताना है कि वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन के अलोंग है वो घट रही है, बढ़ रही है या सेम रह रही है। इनिशियली ये वेलोसिटी वेक्टर v है। तो इसको कैसे निकालते हैं आप देखो। आपको क्या करना है, आप कंपोनेंट्स निकालना सीखे हुए हो तो आपको फोर्स के दो कंपोनेंट्स करने हैं। एक इसी कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। F का कंपोनेंट आप करोगे एक v के लॉन्ग एक v के परपेंडिकुलर। तो जो v के लॉन्ग करोगे उसकी वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर आएगी वो कितनी होगी, f ऑफ साइन थीटा। ठीक है। अब आप खुद बताओ, जो f साइन थीटा परपेंडिकुलर है वो तो v को चेंज करेगा नहीं, राइट। v किससे चेंज होगी, f कॉस थीटा से, और वो v के डायरेक्शन में ही है। तो इससे f कॉस थीटा आपका v कंपोनेंट को बढ़ाता रहेगा। फोर्स अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी क्योंकि एक एक्सेलरेशन देगा फोर्स आपका। आगे ये चीज़ें काइनेमेटिक्स में आएंगी, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि अगर कोई फोर्स का वेक्टर वेलोसिटी के वेक्टर के सेम के डायरेक्शन में आ रहा है देन उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जब थीटा इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री है तो इन दिस केस एफ डॉट वी पहले आप निकालो। आपने पीछे देखा कि जब थीटा 90 हो तो एफ डॉट वी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, एंड मॉड वी इंक्रीजेस। ठीक है, इस केस में एफ डॉट वी पॉजिटिव आता है और मॉड वी इंक्रीज होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ एफ कॉस थीटा। ये भी लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ एफ कॉस थीटा इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर वी। तो फोर्स की वजह से वेलोसिटी कब बढ़ रही होगी, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल लेस देन 90 होगा। ठीक है। जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो एफ डॉट पी क्या आएगा, नेगेटिव। इस केस में फोर्स का कंपोनेंट करोगे, एक कंपोनेंट आएगा इधर एफ कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप एफ कॉस थीटा अगर निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इसको मॉड लगा लो आप। मैं फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होता है। जब इधर आप कंपोनेंट निकालोगे इसको बोलोगे एफ कॉस थीटा। अब क्योंकि थीटा आपका 90 से बड़ा है तो कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा। इस कंपोनेंट का नेगेटिव आने का क्या मतलब है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इसको कुछ इस तरह से बना रहा था कि एफ कॉस थीटा और मॉड लगा लीजिए इसके आगे, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू पीछे के डायरेक्शन में, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ साइन थीटा। अगेन एफ साइन थीटा वी को चेंज नहीं करेगा, एफ कॉस थीटा वेलोसिटी वेक्टर के पीछे है ये मैग्नीट्यूड, तो ये वेलोसिटी वेक्टर कम होती जाएगी। इन दिस केस मॉड वी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ एफ कॉस थीटा इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है। जब एफ डॉट वी आपका नेगेटिव आएगा तो उस फोर्स की वजह से वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होगा। जब पॉजिटिव आएगा तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा आपने देख लिया, जब उसका एक कंपोनेंट उसके डायरेक्शन में आ जाता है। इस केस में इसका एक कंपोनेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तीसरा केस ऑब्वियसली आपने एक्सपेक्ट कर ही लिया होगा, जब 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो। इस केस में कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा तो चेंज नहीं होगी। In this case f dot v is equal to 0, mod v does not change। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो v हम यहाँ पर कह रहे हैं कि चेंज नहीं होगा,
वो नेट वेलोसिटी नहीं है। वो जो इनिशियल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी हम बस उसी की बात कर रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब फोर्स के कारण है कि इस डायरेक्शन में भी बाद में वेलोसिटी आएगी, उसकी आपको क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है, आपको इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है उसी की बात कर रहा है, तो वो चेंज नहीं होगी, उसी डायरेक्शन वाले वेलोसिटी की बात यहाँ किया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है बस। तो वेलोसिटी वेक्टर को बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है कि डॉट प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है फोर्स के साथ। चलिए इसी को एक सैम्पल से देख लेते हैं। देखो इस केस में देखो v कुछ ऐसे दिया है 1i + 2j + 3k और f दिया है -1i + 2j + 1k। तो ज़रा f डॉट v निकालिए। इसमें क्या करोगे आप, i को i से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा -1 + 4 + 3, कितना हो गया ये 4 3 7 -1 = 6 > 0। क्या होगा mod v will increase। दूसरा केस देखते हैं। अब इसमें फोर्स वेक्टर ना देके एक्सीलरेशन वेक्टर दिया है, सेम होता है, बस फोर्स डिवाइडेड बाय मास एक्सीलरेशन हो जाता है, तो सेम ही इफेक्ट होगा इसका भी। तो इसमें f डॉट v ना निकाल के a डॉट v निकालेंगे आप, वो कितना होगा -2 2 × -1 -2 प्लस 2 × -2 कितना हो जाएगा -4 प्लस 2 × -1 कितना हो जाएगा -2, ये कितना आ जाता है -8, ये हो गया <0। तो यहाँ पर क्या आएगा mod v will decrease। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं f डॉट p क्या आता है 1 × 1 1 प्लस 2 × -1 -2 प्लस 1 × 1 1, कितना आ गया 0, implies mod v will not change। अब कुछ अलग टाइप से ये फोर्थ वाला एग्जांपल है, इसमें आपको ऑलरेडी दिया है कुछ वेलोसिटी वेक्टर v दिया है, f दिया हुआ है, फिर दिया है कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, f डॉट v 0, तो पूछा है x की वैल्यू, तो आप f डॉट v निकाल लो पहले, कितना होगा 1 + 2 + 4x, इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो 3 + 4x की वैल्यू 0 दी है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/4। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसकी समरी क्या है, इसकी समरी ये है कि जब भी f डॉट v पॉजिटिव आता है तो वो फोर्स वेलोसिटी वेक्टर को बढ़ाता है, जब भी f डॉट v नेगेटिव आएगा तो वही फोर्स उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करता है, और जब f डॉट v 0 होगा यानी कि फोर्स परपेंडिकुलर है उस वेलोसिटी के, तो उस फोर्स से वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब एक अलग चीज़ हम सीखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट विथ सेम वेक्टर, मतलब कि कोई वेक्टर a दिया हुआ है उसको उसी से डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या आएगा। तो पहले तो एंगल की बात कर लेते हैं। सेम से डॉट प्रोडक्ट आपने i डॉट i के उसमें भी देखा था, क्या एंगल होता है 0, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 हो जाएगा। तो जब a डॉट a आपको निकालना होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी mod a cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा mod a का स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान से देखिए। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के टाइम्स आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको स्टार बना के ध्यान रखिए। अब इसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, देखो अभी तक जो आपने एडिशन का फार्मूला सीखा था, कैसे निकाले थे कि mod a + b का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना हो तो क्या था, अंडर रूट करते थे mod a² + mod b² + 2 mod a mod b cos थीटा, राइट। अब इसको हम इससे निकाल के देखते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ऊपर जो फॉर्मूला है इसमें a की जगह आप a + b ले लीजिए, a + b ले लीजिए। तो ये क्या आ जाना चाहिए mod a + mod b का स्क्वायर, राइट। यही तो ऊपर वाला देखो, a की जगह +a + b लिख दिया, तो ये आ जाना चाहिए, राइट। अब इसी का एक्सपेंड कर लेते हैं हम, इससे क्या मिलेगा
ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, और ये कितना हो जाता है मॉड ए प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा, यही तो हमें निकालना है। ठीक है, अब आप जानते हो कि ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आपने देखा कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उससे उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपने ऊपर पढ़ा है कम्यूट करता है। प्लस मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी का स्क्वायर। तो अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप कुछ ऐसे लिख दो, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, ये आपका एक जनरलाइज फार्मूला बन गया। अब इसी में मैं ए डॉट बी को एक्सपेंड कर दूंगा तो जो आप पुराना फार्मूला रटे हुए वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी और इनके बीच का एंगल कॉस ऑफ थीटा। आ गया कि नहीं पुराना वाला फार्मूला। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का, कि आपको जिसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, उसका उससे ही डॉट प्रोडक्ट ले लो तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है इससे। तो ये बहुत ही दिलचस्प फार्मूला है। अब इससे आप सिर्फ 2 पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, इससे आप 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ ए की जगह अगर 3 निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी लिखना है, 4 का निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी रखिए। ठीक है, चलिए आगे कल के देख लेते हैं ये वाला 3 का कैसे निकालेंगे। तो बेसिक फार्मूला हमारा क्या है कि सेम वेक्टर का सेम अपने से ही डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के टाइम्स आता है। तो हमें कहा गया कि 3 का निकालो, 3 का निकाल लो। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से हमारे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करने के लिए पहले आप स्केलर वाला टर्म लिख लो। मान लो एक्स वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब स्केलर में तो कुछ ऐसा सच डॉट होता नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो इसको आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर लिखो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। अब इसी के तर्ज पे आपको ये फॉर्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा। कैसे, देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, प्लस वेक्टर बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, या तो आप सबको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, नहीं तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके लिख सकते हो, प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 एक्स वाई मतलब 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी का स्क्वायर। समझा नहीं मैंने कैसे लिखा है, जैसे ये वाला टर्म था एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्केलर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 डी एक्स, तो इसको इसके सिमिलर करके मैंने लिख दिया है। आप चाहो तो एक एक टर्म को एक एक से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, तो यही वाला आएगा। एक बार ए डॉट बी आएगा, एक बार बी डॉट ए आएगा, तो वो क्लब होकर 2 डॉट ए डॉट बी हो जाएगा। सिमिलरली अदर वाले टर्म्स, तो आप इसके मदद से ये वाला लिख सकते हो, है ना। बस आपको x की जगह वेक्टर a कर देना है, y की जगह b कर देना है, z की जगह c कर देना है। अब इस टर्म को मैं इधर लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट ए कितना होगा, मॉड a का स्क्वायर प्लस b डॉट b मॉड b का स्क्वायर प्लस मॉड c का स्क्वायर, हाँ, प्लस 2 a डॉट b प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए। ये बन गया 3 का मैग्नीट्यूड।
अब आपको जब अगर एंगल दिया होगा इनके बीच का एंगल, तो आप ये डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो यही इतना सा तरीका है इसको निकालने का। अब अगर आपको इसमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करोगे आप? सिंपली इसका स्क्वायर रूट ले लोगे ऊपर वाले टर्म का, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए। 4 का भी निकाल के देख लो आप, सेम फार्मूला है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको। अपना क्या है, यही एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, हम इसी का बार बार यूज़ करेंगे। बस एक ही जगह हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख देंगे। डॉट अगेन इसको करने के लिए आपको पहले 4 का स्केलर में लिखना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना होगा। क्या बनेगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zw प्लस 2xy हो गया, yz हो गया, zw हो गया, फिर क्या बचा? 2xy xz बचा, राइट, प्लस 2xw, x का y के साथ हो गया, x का z के साथ हो गया, x का w के साथ हो गया, फिर y का z के साथ हो गया, y का x के साथ ऑलरेडी हो चुका है, y का w के साथ नहीं हुआ है, 2yw, फिर z का सिर्फ w के साथ हो चुका है, बाकी सबके साथ हो चुका है। तो ये इसके स्केलर का फार्मूला बनेगा। अब इसी के उस पर आपको पैरेलली यहाँ लिखना होगा इसका फार्मूला, या आप एक्सपेंड करके देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके एक टर्म यही आएगा फार्मूला। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी प्लस मॉड डी, ये वाला टर्म को मैं इधर लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड डी स्क्वायर, जस्ट मिनट, मॉड डी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 ए डॉट सी प्लस 2 ए डॉट सी लिखो या सी डॉट ए लिखो, मतलब सेम ही है, प्लस 2 ए डॉट डी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 बी डॉट डी प्लस 2 सी डॉट डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। चार का इस तरह से आप जितना मन करे उतने का निकाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कितने भी वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो, बशर्ते आपको उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, ताकि आप आपस में डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हो, बहुत आराम से निकल जाएगा कितने वेक्टर्स का भी फार्मूला। बस आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना होता है, मॉड ए का स्क्वायर। अब ए की जगह आपको जो मन करे वो पुट कर सकते हैं आप, ए प्लस बी प्लस सी, 4 5 जितने भी वेक्टर हैं आप यहीं पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे। फिर उसको एक्सपेंड करने का आसान तरीका है, या तो आप एक से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं अगर पेशेंस है, नहीं तो आप स्केलर को एक्सपेंड कर लीजिए और उसी के कॉपी करके आप वेक्टर में बना लीजिए, सेम चीज़। ठीक है, ये हमने 4 वेक्टर्स ऑलरेडी देख लिया, राइट। तो अब ये 4 वेक्टर्स नहीं है, इसको काट देता हूँ। अब आता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। मतलब कि हमने अभी निकाला a प्लस बी कैसे निकल रहा था,
अब ये कह रहे हैं कि a माइनस बी भी निकाल के दिखाओ। ठीक है, सेम ही फंडा है। आपका बेसिक फार्मूला क्या था कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर। तो अब इसी में आपको a की जगह a प्लस बी की जगह a माइनस बी रख देना है। a माइनस बी डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपने a की जगह a माइनस बी रख दिया। अगेन आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए इसे। ये क्या हो जाएगा, मॉड a माइनस, उस वाले टर्म को मैं इधर लिख रहा हूँ, मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a डॉट b आ जाएगा। x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी तरह से ये फार्मूला ये बन जाएगा। अब a माइनस बी अगर आपको निकालना है तो सिंपली स्क्वायर रूट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, एडिशन निकालना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है, जो भी चीज़ निकालनी है वो इस फार्मूले में जाके a की जगह आप पुट कर देंगे और सिंपली उसको उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। राइट वाला टर्म आपको पता है क्या होता है, तो बस। अब एक इसका एप्लीकेशन और है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट की मदद से। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी में भी आप जानते भी होंगे। कलर चेंज करते हैं। कैसे डिफाइन किया था वेक्टर ए डॉट बी, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा क्या हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, यही तो बना। थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ इनवर्स ए डॉट वेक्टर बी मॉड ए मॉड बी। ठीक है, थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स डॉट प्रोडक्ट अपॉन उनके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो उससे। बहुत सिंपल फार्मूला है, इसमें कोई बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। आपको एक वेक्टर ये दिया है 1i 1j 1k और b दूसरा वेक्टर दिया 1i प्लस 4j प्लस 2k। पूछा है इनके बीच का एंगल कितना होगा। आप सबसे पहले वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालो। क्या करोगे, i को i से मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस j को j से वाले टर्म को मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4 प्लस k को k वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 7। थीटा आपको पता है क्या होता है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, मॉड ए यहाँ पर और निकाल लो। मॉड ए कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आता है √3। मॉड बी निकालो, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आएगा √21। तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 7 अपॉन √3 √21। कितना हो गया ये, इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा ये। √3 3 हो जाएगा, √7 ऊपर से कट जाएगा, कॉस इनवर्स √7 अपॉन 3 कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फिर दोनों मैग्नीट्यूड निकालना है, डॉट प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, कॉस इनवर्स लेना है, दैट बिकम्स थीटा। बिल्कुल, आप वीडियो जहाँ पर भी आपको फास्ट लगे आप अपने स्पीड से 0.75x पे देख सकते हो। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप उसको बढ़ा लो, 1.5x पे देख सकते हो, पर समझ के चलना, कोई जल्दीबाजी नहीं। अब आता है 3D केस। कोई वेक्टर आपको दिया है, हमने पिछले वेक्टर में थोड़ा सा 3D की अंडरस्टैंडिंग देखी थी बेसिकली, कि हम किसी वेक्टर को लिखने के लिए देखते थे कि पहले x डायरेक्शन में कितना चले, फिर y डायरेक्शन में कितना चले, फिर z डायरेक्शन में कितना चले, और वो i j k के साथ लिखते थे। अब
यहाँ पर है कि जैसे आप 2D में कहे थे कि सपोज करो ये मेरा 2D की एक्सिस है, सपोज करो x एंड y, और कोई वेक्टर मेरा कुछ ऐसा दिया हुआ, राइट। तो यहाँ आप बोलते थे कि ये x एक्सिस से थीटा बना रहा है, तो अब इसकी दूसरे एक्सिस से एंगल कितना हो जाता था, 90 माइनस थीटा। पर 3D के केस में ऐसा नहीं है। 3D के केस में तीनों से अलग अलग एंगल बनाएगा कुछ, अल्फ़ा बीटा गामा। तो एंगल मेड बाई 3D वेक्टर विथ x y एंड z एक्सिस। तो हम जो x एक्सिस के बाद बनाता है ये, उसको बोलते हैं अल्फ़ा, विथ y एक्सिस के साथ जो बनाता है उसको हम बोलते हैं बीटा, और जो z एक्सिस के साथ बनाता है उसको हम बोलते हैं गामा। ठीक है, ये एक वेक्टर है, x एक्सिस के साथ इसने अल्फ़ा बनाया, y एक्सिस के साथ बीटा बनाया, z एक्सिस के साथ गामा बनाया। अब हम इसको डॉट प्रोडक्ट के यूज़ से निकालेंगे। कैसे? अच्छा देखो, अभी आपने कैसे निकाला, ऊपर थीटा की वैल्यू कॉस इन्वर्स करके ही तो निकाला था। तो कॉस थीटा आपका क्या होता था, कॉस थीटा आपका होता था a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो अब आपको ये कह रहा है कि x एक्सिस के साथ अल्फ़ा बनाता है। x एक्सिस को मैं एक यूनिट वेक्टर आई कैप के साथ रिप्रेजेंट कर दूँ, y एक्सिस के साथ जे कैप, और z एक्सिस के साथ k कैप। तो मतलब कि कॉस अल्फ़ा मेरा हो जाएगा डॉट ऑफ आई ऑन मॉड ए मॉड आई, राइट, यही तो होगा। इसको 1 ले लीजिए, 1 आई, ठीक है, यही तो होगा कॉस अल्फ़ा। अब ए आपका ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, उसको 1 आई से अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, सिंपली आई वाला टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, मॉड ए क्या होगा, मॉड ए होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वापस आते हैं इस फॉर्मूले पे, ए डॉट आई कितना, ए आई बी जे प्लस सी के लिख ही देते हैं, डॉट 1 आई अपॉन मॉड ए कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये कितना है 1 आई, तो 1 ही होगा, राइट। तो इतना बचा ये। अब ए आई डॉट, इसको आई डॉट प्रोडक्ट लोगे तो सिर्फ आई वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा, बाकी दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस बीटा क्या होगा, वेक्टर ए को आप जे कैप से 1 जे कैप से लोगे डॉट प्रोडक्ट, और फिर उसी से डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आप लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, राइट। ये कितना हो गया, अगेन सिर्फ बी जे वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। कॉस ऑफ गामा क्या होगा, सिमिलरली वेक्टर ए डॉट 1 के कैप अपॉन मॉड ए मॉड ऑफ 1 के कैप। ये कितना होगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट 1 के कैप अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डॉट 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कॉस अल्फ़ा का फार्मूला ये, कॉस बीटा का फार्मूला ये, कॉस गामा का फार्मूला ये, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है, क्यों, क्योंकि देखते हैं, अगर हम कॉस, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, कॉस अल्फ़ा मेरा बना ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस ऑफ बीटा मेरा बना
बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉस ऑफ गामा बना सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे निकालना है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। कितना आता है ज़रा देखो, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितना हो गया ये, 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अगर ये रूल ऐसा है तो अगर आपको अल्फ़ा और बीटा गिवन है तो आप गामा निकाल सकते हैं, है ना। इसका मतलब कोई भी 3D वेक्टर है, अगर उसकी दो एंगल दे दिए, दो एक्सिस एंगल, तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है इस फॉर्मूले से, है ना। तो ये चीज़ आप लिख दीजिए, टू फिक्स द डायरेक्शन ऑफ अ 3D वेक्टर वी नीड एंगल्स विथ एनी टू एक्सिस। तीसरा वाला अपने आप इस फॉर्मूले से निकल के चला आएगा। ठीक है, अच्छा, आपको क्या दिया हुआ था, वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। दूसरी पेन से लिखते हैं। ठीक है, अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है ए की डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, पहले लेक्चर में। तो वेक्टर ए क्या था अपना, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले आई वाला टर्म लिखता हूँ, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स आई कैप, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स जे कैप। ठीक है, ये वाला टर्म क्या है, कॉस अल्फा, ऊपर जाके देखो, ये वाला टर्म कॉस अल्फा है, दूसरा वाला टर्म कॉस बीटा है, तीसरा वाला टर्म कॉस गामा। तो यहाँ पर ये लिखिए, हो जाएगा कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप प्लस कॉस बीटा टाइम्स जे कैप प्लस कॉस ऑफ गामा टाइम्स के कैप। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है, फिर से एक बार अपने से निकाल के इसको देख लेना। ठीक है, वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपने क्या किया, सिंपली वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो अगर आपको किसी वेक्टर का एंगल अल्फ़ा और बीटा या कोई भी दो एंगल पता है तो आप तीसरा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, और फिर उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब पार्टिकल, क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो दिया है, पार्टिकल मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मेक्स एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, क्या है, एक चीज़ आपको दिया है कि इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 दिया हुआ है। अच्छा, इस वेलोसिटी वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल 60 डिग्री है, मतलब अल्फ़ा आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, और वाई एक्सिस से 30 डिग्री है, मतलब बीटा आपका 30 डिग्री दिया है, गामा आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें v वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, राइट। तो वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला पता है कि मैग्नीट्यूड टाइम्स
यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, यूनिट वेक्टर नहीं पता है, राइट। यूनिट वेक्टर कहीं से निकालना पड़ेगा। ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए, यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला है, कॉस अल्फा टाइम्स आई कैप प्लस कॉस ऑफ बीटा टाइम्स जे कैप प्लस कॉस ऑफ गामा टाइम्स के कैप। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हमें पता है, गामा नहीं पता है। गामा कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज़ करके, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले में रख दीजिए, क्या रखेंगे, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ 30 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ज़रा बताओ यार कितना आएगा ये। कॉस 60 की वैल्यू मेरे ख्याल से 1/2 होती होगी। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो चेक कर लेना, खुद से निकाल लेना, मुझे याद नहीं है वैल्यूज़। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इम्प्लाइज 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये टर्म 1 है, ये टर्म 1 है, इसका मतलब कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा 0। इसका मतलब गामा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हमें तीनों वेक्टर पता हो गए। अब हम वी वेक्टर लिख सकते हैं कुछ ऐसे, कॉस ऑफ अल्फ़ा कितना था, इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। कॉस ऑफ अल्फ़ा मतलब कॉस ऑफ 60 डिग्री आई कैप प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री जे कैप प्लस कॉस ऑफ 90 डिग्री के कैप। ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 60 कितना होता है, 1/2 आई कैप प्लस √3/2 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा वो 5 टाइम्स इसका ये हो जाएगा, तो 5/2 आई कैप प्लस 5 √3/2 जे कैप बन जाएगा। ये तो टर्म 0 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको देखना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। इस क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ था और ओवरऑल वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा था। मतलब कि अगर हमें यूनिट वेक्टर पता चल जाए तो हम ओवरऑल वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस फॉर्मूले से लिख सकते थे। ठीक है, ये हम यूनिट वेक्टर आपने ऊपर पढ़ाई है, अल्फ़ा बीटा गामा का यूज़ करके कैसे लिखते हैं। आपको दो एंगल्स दिए हैं, तीसरा एंगल आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप तीसरा एंगल इस रिलेशन से निकालेंगे, वो जब तीनों एंगल आ जाएंगे तो उसको इस फॉर्मूले में पुट करके यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे एक बार, तो उसमें उसका मैग्नीट्यूड निकाल के ओवरऑल वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। सिंपल ही है, बस थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये लास्ट स्लाइड है आज की, कि ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं विथ एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, बी और सी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, और ए और सी के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो आपको पूछा है ए प्लस बी प्लस सी। ऑलरेडी आपने ऊपर ये कर चुके हैं इसका डेरिवेशन। तो कैसे निकालते थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आप बताओ क्या था, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी प्लस 2 टाइम्स मॉड बी सॉरी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 टाइम्स वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है कि ए बी और सी आपके ऑल थ्री आर यूनिट वेक्टर्स। ये लिखिए ए बी सी और यूनिट वेक्टर्स, मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये टर्म हो जाएगा 1, ये टर्म 1, ये टर्म 1 और ये टर्म भी 1 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 प्लस 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ कितना एंगल है 90 प्लस 2 टाइम्स मॉड बी मॉड सी कॉस ऑफ 60 प्लस 2 टाइम्स मॉड सी
मॉड ए कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू, ये टर्म 3 हो जाएगा प्लस 2, ये टर्म 1 1 और ये 2 है ही, कॉस 90 कितना होता है 0, 2 टाइम 1 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 2 BC, ये भी आपका सब 1 है, कॉस 60 कितना होता है 1/2 प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू कॉस 30 कितना होगा √3/2। तो ये आपका बड़े प्यार से निकल आएगा 3 प्लस 0 प्लस 1 प्लस √3, तो 4 प्लस √3 आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 प्लस √3 की पावर 1/2। दिस बिकम्स योर आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आगे का हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। और ये जो नोट्स हैं ये मैं अपलोड कर दिया करूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं।